नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो। हम लाते हैं आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकें और सही और सटीक प्लानिंग कर सकें। आज के इस एपिसोड में आपकी मदद करेंगे फिनवाइज पीएफएस के फाउंडर प्रतिभा गिरीश। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे आप शामिल हो सकते हैं शो में। कोई भी सवाल आपके पास है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। ईमेल है yourmoney@nwt.com। तो ये रहा तरीका पार्टिसिपेट करने का इस शो में। अब बात करते हैं प्रतिभा से और क्वेरीज लें। उससे पहले मिड कैप्स की परफॉर्मेंस कैसी रही 2025 में और क्या ट्रेंड्स रहेंगे जो कि शेप अप करेंगे इस फंड कैटेगरी को गोइंग फॉरवर्ड। कौन से टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं, क्या प्लान होना चाहिए, सब पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। तो प्रतिभा जी नमस्कार। पहले तो इनफैक्ट ये बताइए 2025 मिड कैप फंड्स के लिए कैसा रहा, कौन से ट्रेंड्स रहे जिन्होंने शेप अप किया इस कैटेगरी को। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो दीपाली। ये मिड कैप कैसा रहा ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमने ये जो जर्नी तय किया है 2025 का, वो कहाँ से शुरू हुआ। अगर हम देखेंगे ये ईयर बिगिनिंग में ये मिड कैप कैटेगरी का जो है वैल्यूएशन पीई अगर आप देखेंगे तो 43 पीई में, मतलब वैल्यूएशन काफी ब्लोटेड थे, 43 में था। और ये जो एंड हुआ है अभी 33 में एंड हुआ है, तो हमें लग सकता है कि 43 से 33 आ गया, सो द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अभी तो हमें मतलब खोल के मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये भी जानना जरूरी है कि पिछले 5 साल का क्या मीडियन पी रहा है। मीडियन पी रहा है 29, मतलब 10 ईयर का मीडियन पी रहा है 29 और 5 ईयर का मीडियन पी रहा है 31, मतलब उसके इर्द गिर्द ही है लेकिन थोड़ा ऊपर है उससे। तो हमको ये वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। बट ये देखने वाली चीज है कि अभी जो म्यूटेड परफॉर्मेंस आया है, क्या परफॉर्मेंस आया वो तो देखते हैं। वो वैल्यूएशन कंप्रेशन के बावजूद आया है। नॉर्मली करेक्शन होता है तो रिटर्न्स नेगेटिव जाता है। ये पी कंप्रेशन के बावजूद आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है। 1 ईयर में रिटर्न्स मिला है 6.68। तो क्या जाना चाहिए वो तो आई थिंक विस्तार में बात करेंगे बाद में। बट इफ यू सी 3 ईयर रिटर्न्स करीब करीब 26% मिला है, 5 साल का रिटर्न 25% और 10 साल का रिटर्न करीब करीब 19%। एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन लार्ज कैप रिटर्न्स। लार्ज कैप बेस रहना चाहिए, बट इसका एक चेरी या मलाई जो भी बोलते हैं वो होना चाहिए मिड कैप का टू गिव यू रिटर्न्स। वो लास्ट 1 ईयर में डेफिनेटली लार्ज कैप अच्छा किया है, 9.88, नियरली 10% रिटर्न्स दिया है, as against 6.68 returns of mid cap. But over 3 years, 5 years, significant outperformance है mid cap का। और small cap के against, small cap ने तो negative दिया है, mid cap despite valuation compression positive returns है। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई परफॉर्मेंस की। लेकिन अब 2026 के लिए मिड कैप फंड्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, परसेंटेज एलोकेशन मिड कैप्स की तरफ कितना रखें, क्योंकि 2025 में तो ज्यादा झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ रहा। फंड मैनेजर्स का, फाइनेंशियल प्लानर्स का भी क्या अप्रोच आप रेकमेंड करेंगे फॉर 2026? हम ज्यादा तक देखते हैं क्वेरीज जो भी आता है, इन्वेस्टर का भी इंटरेक्शंस होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है टुवर्ड्स मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप नॉर्मल पोर्टफोलियोज देखेंगे, एवरेज अगर 10 पोर्टफोलियोज देखते हो तो उसमें से 7-8 में 60-70% मिड कैप होता है। तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको करना है कि हमारा अगर जर्नी अच्छा रहेगा तो हम बने रहेंगे। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन पहले ही से ही हमें तय करना है। आई थिंक अ गुड पोर्टफोलियो एलोकेशन शुड बी अराउंड 60-65% लार्ज कैप और बाकी मिड और स्मॉल कैप में हो सकता है, 25% मिड कैप और बाकी का स्मॉल कैप में हो सकता है। बट क्या उसे मिड कैप रूट से ही करना है या स्मॉल कैप रूट से करना है? मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल फंड्स लेंगे, जैसे कि फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट्रा फंड या कोई वैल्यू फंड, वहां पे फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो मतलब अगर उनको लग रहा है कि मिड कैप थोड़ा ज्यादा वैल्यूड है या स्मॉल कैप, तो उसका मात्रा कम करके वो लार्ज कैप में बढ़ा दे, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा आएगा। और एज एन इंडिविजुअल अगर आप यही करने जाओगे तो आप बहुत सारा चर्न करोगे, आप एग्जिट लोड भी भरोगे, टैक्स भी भरोगे। आई थिंक इट्स अ बेटर डील दैट कि आप आगे जाके जो इन्वेस्ट कर रहे हो ये रूट्स के थ्रू आप मिड कैप एलोकेशन ले। मिड कैप का एलोकेशन अगर आपका स्क्यूड है तो उसको करेक्ट करें, पहले से तय कर ले कि मिड कैप इतना ही होना है। और मैकेनिकली अगर मिड कैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रिम करना जरूर रहता है। ट्रिम करने के लिए बेचने की जरूरत नहीं, एडिशनल जो मनी या स्टेप अप या लम सम जो भी कर रहे हैं वो दूसरा कैटेगरी में करेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा फंड्स।
ओके अच्छा, अगर हम उन फंड्स को देखें जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी के फंड्स रहे हैं 2025 में, तो वो कौन से रहे हैं प्रतिभा? नॉर्मली जो हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स देखते हैं तो 1 ईयर के रिटर्न पे देखना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए मैं बताती हूँ कौन सा बेस्ट है और क्यों ये बेस्ट है। एक तो है मिरा एसेट मिड कैप फंड। अगर उसका रिटर्न देखेंगे, आप बोलेंगे इसमें क्या बेस्ट है, 8.4% रिटर्न, बट उसको अपने कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करना जरूरी है कि 6.23 दिया कैटेगरी ने और उसने 8.4 दिया। इन्वेस्को इंडिया फंड वो भी कैटेगरी को बीट किया है। और HDFC मिड कैप फंड, व्हाइट ओक मिड कैप फंड। व्हाइट ओक हालांकि मतलब नया फंड है, बट पिछले 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो तीनों साल में उसने बेंचमार्क को भी बीट किया और कैटेगरी को भी बीट किया। तो ये अगर मैं बताऊं कि आप रोलिंग रिटर्न्स देखो, अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर देखो, बहुत सारे डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स को ये सब देखने के लिए उनके पास रिसोर्सेस या टाइम नहीं होता। तो एक सिंपल अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में जो क्या रिटर्न्स आया है और कितने बार ये कैटेगरी मतलब इक्विटी मिड कैप कैटेगरी को बीट किया है, इससे पता चलता है ये कंसिस्टेंटली क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में रहता है ये फंड्स। तो अगर ये चारों फंड्स में आप चेक करेंगे पिछले 5 साल का, तो 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 3 ऐसा बीट किया उन्होंने कैटेगरी को, इसलिए ये अच्छे फंड्स है और कंसिस्टेंट भी है। इट्स नॉट लाइक अ फ्लैश इन द पैन कि इस बार बहुत अच्छा रिटर्न आया बट नेक्स्ट टाइम का कुछ भरोसा नहीं, अब भी हो सकता है, क्वार्टाइल 4 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओके और अगर स्ट्रैटेजीज बनानी हो अगले साल के लिए तो आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? पहला पॉइंट। दूसरा ये कि कितना परसेंटेज एलोकेशन मिड कैप फंड्स में रखें अगर नया निवेश करते हैं, नया पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं तो? टोटल इक्विटी का देखिए, आप हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी होगा, हाइब्रिड होगा, डेट होगा। सो हमें पहले तो ये सेग्रीगेट करना है कि इक्विटी हमारे पास कितना है, डेट कितना है। हाइब्रिड में भी आप 35, 65 या जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से आप उसको स्प्लिट करोगे, मल्टी एसेट में भी स्प्लिट करोगे। जो इक्विटी का परसेंटेज है वो टोटल ओवरऑल मिड कैप्स में अगर 25 to 30% रहेगा तो ठीक है, 40-45% रहेगा और उसके ऊपर से स्मॉल कैप भी रहेगा तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। तो हमेशा के लिए ये एक अच्छा कैटेगरी एलोकेशन रहेगा कि आप 25 to 30% रखें। और जहां तक हो सके, जैसे ब्रॉडर कैटेगरीज हमने डिस्कस किया था पहले भी, वो ब्रॉडर कैटेगरीज के थ्रू आप मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि उनको ऊपर नीचे जाने का बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से आप गूगल करके भी पता कर सकते हो कि ये फंड में या ये फ्लेक्सी कैप फंड मिड कैप के अगेंस्ट, मतलब इज इट अ प्रॉक्सी लार्ज कैप फंड कि मिड कैप का एलोकेशन भी कभी कभी ऊपर होता है। आपने कॉन्ट्रा चूज किया या फिर कुछ वैल्यू फंड जैसे चूज किया, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि मार्केट कैप एलोकेशन क्या है। मिड कैप में आपको फंड मैनेजर का मतलब चेक करना जरूरी है कि कंसिस्टेंट कितना है। हर एक फंड में ही चेक करना जरूरी है, आपको ये चेक करना जरूरी है कि कौन सा फंड कंसिस्टेंट है। पिछले 5 साल 7 साल का रिकॉर्ड देख के, सिर्फ 1 ईयर का रिकॉर्ड देख के ना करें, क्योंकि मीन रिवर्स जरूर होगा कि कोई भी फंड ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होंगे अगर होगा तो भी, कि क्वार्टाइल 1 में ही रहे हमेशा के हमेशा। कभी क्वार्टाइल 1 से 2 स्लिप होगा, लेकिन 1 and 2 इज परफेक्टली ऑलराइट। ओके चलिए, तो मिड कैप्स पर ये डिटेल्ड डिस्कशन रहा। आपकी राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस कैटेगरी ऑफ फंड्स की, 2026 के लिए क्या एक्सपेक्ट करें इस कैटेगरी ऑफ फंड से परफॉर्मेंस वाइज, वो तमाम बातें हुई। और फटाफट से व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए, अरुण मणि त्रिपाठी। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार, मेरा नाम अरुण मणि है, मैं गोरखपुर से हूँ, एज 40 है और लास्ट 7-8 ईयर से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपको भी देखता हूँ। कुछ मेरी क्वेरीज हैं। SIP में करता हूँ 16 से, 2000 से स्टार्ट किया था, अभी मैं 58,000 डालता हूँ पर मंथ। SBI कंट्रा डायरेक्ट है 3,000 रुपीज डालता हूँ। SBI क्वांट फंड में 10,000, क्वांट मिड कैप में 3,000, एक्सिस इक्विटी सेविंग फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ, एक्सिस फोकस रेगुलर में 3,000, HDFC फ्लैक्सी कैप में 10,000, ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5,000, मिराई एसेट ELSS फंड में टैक्स सेविंग फंड है 3,000 रुपीज, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 3,000, अगेन मोतीलाल ओसवाल ELSS फंड में 3,000 और मोतीलाल मिड कैप में 10,000। साथ ही साथ लमसम मैंने किया बंधन स्मॉल कैप में रिसेंटली 2.6 लाख है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में लमसम है 1.75 लाख। लास्ट 8 इयर्स में मैंने पोर्टफोलियो 25 लाख से बनाया है। लार्ज व्यू है 15 इयर्स का और टारगेट मेरा लगभग 10 करोड़ का है जी। ओके
तो पूरा पोर्टफोलियो तो इन्होंने बताया, 40 इयर्स इनकी एज है, 58,000 की सिप है, 25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 करोड़ का लक्ष्य 15 सालों में। कौन कौन से फंड्स है सब इन्होंने मेंशन किए प्रतिभा, प्लस इनका लमसम इन्वेस्टमेंट भी है 2.5 लाख बंधन स्मॉल कैप में, लगभग 2.25 लाख इन्वेस्टमेंट इंडिया स्मॉल कैप में। कैसे देखते हैं पूरा पोर्टफोलियो प्लस इनके गोल पर आपके सजेशंस? अरुण जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो और अच्छा खासा रकम भी आपने इकट्ठा किया और एसआईपी को भी बढ़ाया है। दिस इज वेरी गुड। जहां तक आपकी फंड्स का सवाल है, 11 फंड्स है आपके पास। उसमें आपका कैटेगरी एवरेज अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप 47% है, स्मॉल कैप 9% है और मिड कैप जो है वो 41% है। अभी हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया ऑन मिड कैप एलोकेशंस। ये करीब 25-30% इवन फॉर अ वेरी अग्रेसिव कस्टमर इज गुड इनफ। मतलब आपका मिड कैप का एलोकेशन जो है वो काफी ज्यादा है, इसका मतलब कि वॉलेटाइल रह सकता है। तो मिड कैप का एलोकेशन को कम करने के लिए आप जब भी ऐड करें तो मिड कैप, प्योर मिड कैप में ना ऐड करते हुए बाकी फंड्स में, फ्लेक्सी कैप वैसे फंड्स में आप एलोकेट कर सकते हो। जहां तक नंबर ऑफ फंड्स का सवाल है, 11 फंड्स में आप आज की तारीख में एसआईपी करो और ये हमने देखा कि आप 2 ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में न्यू टैक्स रिजिम के जरिए कुछ ईएलएसएस फंड्स में मोस्ट पीपल ने अभी न्यू टैक्स रिजिम ही चुना है क्योंकि उनका टैक्स आउटफ्लो कम होता है। तो आपको चेक करना जरूरी है कि ईएलएसएस वाकई में आपको जरूरी है, नहीं है तो आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा और सीधा आपका 2 ईएलएसएस फंड स्टॉप करके एग्जिस्टिंग कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका फंड 9 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में 7 to 8 फंड्स अच्छा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि अभी तुरंत कोई एक्शन ले, लेकिन ये आप मन में रखें कि ज्यादा अगर ऐड करें तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही ऐड करें। और जो हाइब्रिड कैटेगरी में आप एग्रेसिव हाइब्रिड के बदले में बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे करेंगे, क्योंकि आपका काफी सारा प्योर इक्विटी फंड्स है तो एक आपका हाइब्रिड फंड है उसमें एक्सेस का, तो अगर आप बैफ जैसे फंड चूज करेंगे तो वॉलेटिलिटी बेटर कंटेन हो सकता है। आप शायद इसीलिए हाइब्रिड में है क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी कंटेन करना है। इसके अलावा आपका फंड सिलेक्शन तो अच्छा है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू चेंज, यही एग्जिस्टिंग फंड्स में ऐड करते रहिए। बट जो कैटेगरीज आप ऐड करेंगे वो फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, आपके पास ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप है, एक कॉन्ट्रा है, ऐसे कैटेगरीज में ऐड करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा फंड मैनेजर के साथ। और जहां तक आपका टारगेट का सवाल है, आपका जो 25 लाख है इसी को आप 15 साल तक रखेंगे तो ये लमसम 25 लाख को आप मतलब रीबैलेंस तो करेंगे लेकिन इन्वेस्टेड रहेंगे तो 1.37 करोड़ हो जाएगा और सिप का वैल्यू बनेगा 2.76। तो आपका टारगेट तो बड़ा है, इसलिए आप 10% से भी स्टेप अप करोगे ना तो आपका एसआईपी का सिर्फ वैल्यू हो जाएगा 4.8 करोड़ के करीब और टोटल आपका लमसम के साथ मिलके 6.16 सिर्फ बनेगा। तो आपको स्टेप अप करना 15% से, ये बोलना बहुत आसान है 15% से, लेकिन आगे जाके 15% थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हो सके तो आप ये एक विकल्प है, दूसरा है कि आप 15 साल का 17 साल कर दो। 17 साल तक आप अगर स्टेप अप करोगे 10% से तो 8 करोड़ बनेगा लमसम के साथ और 15% करोगे तो 11 करोड़ बनेगा। ओके चलिए, तो ये रही आपके पूरे पोर्टफोलियो पर राय, आपको सजेशंस दिए गए हैं, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड गोल्स पर भी राय दी गई है। स्टेप अप करेंगे अगर 15% तो आप 11 करोड़ का लक्ष्य 17 सालों में हासिल कर लेंगे। पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है। 2-3 फंड्स आपको बताए गए हैं जिनसे आपको करना है एग्जिट। बात करते हैं अगले व्यूअर्स से। राकेश सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड है। राकेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा तीन चार सवाल है। एक्चुअली मेरा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, मुझे उसको रिव्यू कराना है। उसमें स्पेशली एक एक्सिस स्मॉल कैप है उसके लिए और दूसरा जो कैनरा रोबे का लार्ज कैप है, जो मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सिस लार्ज इन मिड है उसके साथ 50% उसका पोर्टफोलियो मतलब स्टॉक ओवरलैप हो रहा है, तो मुझे उसकी जगह पे कोटक मल्टी कैप करूंगा तो सही रहेगा। ये एक था। दूसरा मुझे सेकंड चाइल्ड के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें 4 फंड रखने हैं, मतलब जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल और मिड कैप, जो मुझे मैडम सजेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा है कि मैंने होम भी लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट मुझे रिकवर करना है, तो उसके लिए मुझे कोई एक फंड सजेस्ट करे जो मैं, और ये सारे के सारे गोल मेरे 20 ईयर्स के लिए रहेंगे। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 20 साल का होराइजन है और जैसे इन्होंने कहा 14,000 की सिप चल रही है, 7.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। एक्सिस स्मॉल कैप पर फंड पर तो राय इनको चाहिए ही, कैनरा स्मॉल कैप की जगह कोटक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं या फिर नहीं। प्लस इनको 20 ईयर्स के लिए 8,000 की सिप अलग से शुरू करनी है। तो कौन कौन से फंड कैटेगरीज के साथ नया पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करें, ये लगभग 4 अच्छे फंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस 20 साल तक 5,000 के सीपी अलग से करना चाहते हैं घर के लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एग्जिस्टिंग फंड्स कहाँ है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, 3000 एक्सेस लार्ज मिड कैप, 3000 मेरे मिड कैप, 3000 एक्सेस स्मॉल कैप और 2000 है कैनरा रोबोको लार्ज कैप में। तो एक एक्टिव पोर्टफोलियो है, 2 और पोर्टफोलियो और 2 अलग अलग पर्पसेस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं फॉर 20 इयर्स। बताइए सलाह। देखिए, आपने फंड्स तो बहुत अच्छे चुने हैं। आई कांट फाइंड एनी फॉल्ट विद द फंड्स। आपने पूछा है कि क्या करना चाहिए राकेश जी कि एक्सेस स्मॉल कैप को निकालना चाहिए या कैनरा रोबेको। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो ये दोनों अच्छे फंड्स हैं, आई वुडंट एग्जिट देम। आपको देखना है कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग टर्म ये परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी पे मत जाइए, ये अच्छे फंड्स हैं। और जहां तक आपका आपने पूछा है कि मल्टी कैप का सिलेक्शन, आपका मल्टी कैप का सिलेक्शन जो है वो अच्छा है, लेकिन आप एसआईपी तो बढ़ा ही रहे, 8,000 से एसआईपी बढ़ा रहे। तो वो जो कोटक मल्टी कैप आप बता रहे थे, वहां पे आप 8,000 जो करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एक्सेस या कैनरा रोबेको, उसमें 8,000 जब कर रहे हैं, वो एक फंड आप चुन सकते हैं कोटक मल्टी कैप का। बाकी आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ऐसे कैटेगरी में ही अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जो फंड्स का नाम पूछा था आपने, इन्वेस्को कॉन्ट्रा हैज हैड अ वेरी गुड रन। एक तो कोटक मल्टी कैप हो गया आपका ही चॉइस का फंड, एक आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी है और इन्वेस्को कॉन्ट्रा है। और अगर आप चौथा फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, ओनली 2,000 करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि जो एग्जिस्टिंग फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें आप बढ़ा दीजिए, 3,000 के बदले में 5,000 करा दीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। आज की तारीख में 40% लार्ज कैप में है, 33% मिड कैप में है और स्मॉल कैप में 27% है। तो स्मॉल कैप का मात्रा जो है थोड़ा ज्यादा हो गया आपके पोर्टफोलियो में। जब ये मल्टी कैप ऐसे कैटेगरीज में इन्वेस्ट करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। और जहां तक आपका लमसम है, आपने ऑलरेडी 7.4 लाख इकट्ठा कर लिया है, वो 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो वो बन जाएगा 71 लैक्स। और सिप का जो वैल्यू है, नॉर्मल सिप अगर आप करेंगे 1.28 सीआर बनेगा, लेकिन टोटल मिला के 2 करोड़ के करीब बन जाएगा। यही चीज अगर आप 10% स्टेप अप करोगे तो 3.32 बनेगा। लेकिन ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको 14,000 नहीं, आप तो 22,000 कर 22,000 का सिप करने वाले हो, क्योंकि 8,000 बढ़ा ही रहे हो। तो 8,000 बढ़ा के आप स्टेप अप करोगे तो टोटल आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाएगा 4.81 करोड़ के करीब। ओके, तो चलिए, सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लेकर। फंड चॉइसेस आपकी ठीक हैं। आपको कुछ नए फंड्स भी बताए गए हैं जिनके साथ आप एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसमें कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड शामिल हैं। अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। युवा से करते हैं बातचीत और दीपेंद्र गोस्वामी महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम एक्चुअली मैंने लमसम अपना ऐड किया हुआ है 9 लाख का, मतलब ये लास्ट जनवरी में। मेरे पास में जो फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड, उसमें 1 लाख रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में 1.5 लाख, एसबीआई कॉन्ट्रा में 3 लाख है और एडलवाइज मल्टी असिस्ट में 1.5 लाख है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1 लाख है और एचएसबीसी स्मॉल कैप में 1 लाख है। साथ में एक एचडीएफसी मिड कैप में सिप भी चल रही है 2,000 की। तो ये जो फंड है, मैंने ये प्रॉपर मेरे फंड है या फिर इसमें कोई मतलब चेंज करना चाहिए, ये मेरा एक पहला सवाल है। ये तो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है ना सब फंड्स में? यस मैम। तो सिर्फ आपकी एक चल रही है 2,000 रुपए महीना की एचडीएफसी मिड कैप में, राइट? तो ये जो मैंने फंड जो मेरे है, ये सब फंड मेरे प्रॉपर है, इसमें कोई चेंजेस करना चाहिए क्या? और सेकंड सवाल है कि अभी मैं फिर मतलब लमसम कहीं डालना है, ये प्रॉपर टाइम है क्या लमसम डालना है तो, और डालना है तो फिर कौन से फंड पे डालना है? ठीक है, तो प्रतिभा 3 सवाल हैं इनके। इन्होंने अपने फंड्स तो आपको बताया, लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई 9 लाख के आसपास की और एक एचडीएफसी मिड कैप में 2,000 के सिप भी चल रही है। तो पहला था पोर्टफोलियो कैसा है? इन लमसम फंड्स को रखें 15 ईयर्स के लिए या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट ये मान के चल रहे हैं। और दूसरा, इनको कुछ एडिशनल लमसम अमाउंट डालना है, तो क्या ये राइट टाइम है मार्केट्स में लमसम पैसे डालने का, और अगर हाँ तो किन फंड्स में? देखिए दीपेंद्र जी, आपने बताया कि शायद आपने एक ही साल हुआ है आपको इन्वेस्ट करके ये लमसम में आपने जो इन्वेस्ट किया है। 40% आपका एलोकेशन लार्ज कैप में है, 34% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। तो ये परफॉर्मेंस आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 1 ईयर में वो हुआ नहीं है, बट दिस इज नॉट द टाइम कि आप इस पे आप इसको पूरा चेंज कर दे। आगे जाके आपको इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा स्मॉल कैप कम करके लार्ज कैप बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वॉलेटिलिटी कम बनेगा।
तो अगर आप ऐड करना चाह रहे हो, इफ यू लुकिंग टू, ये जो फंड्स है 34 ये एग्जिस्टिंग फंड्स में आप ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 फंड आपने ऐसा चुना है जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, और एसबीआई का कॉन्ट्रा। तो वो फंड मैनेजर के पास वो चॉइस है कि वो मिड कैप में डाले कि लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में। ये करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी मार्केट कैप चेंज होता है तो हम लमसम डाल के उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप 2 फंड ऐड कर रहे हो इसमें, तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पीपीएफएस या एक ही फंड आप ऐड करना चाहते हो, इन दोनों में से आप ऐड कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लमसम करना चाहिए, इस क्वेश्चन का सवाल, ये सवाल का मैं वापस सवाल पूछूंगी कि आपका टाइम होराइजन है, आपका टाइम होराइजन अगर 5 से 7 साल है, जिसके पास लमसम है उनको करना चाहिए एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे लोग, इतना एसआईपी पॉपुलर हो गया तो लमसम होने के बावजूद भी वो एसआईपी करना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। अगर टाइम इन द मार्केट रखना है तो आपके पास लमसम है तो एसटीपी के जरिए कीजिए। अगर आप एग्रेसिव कस्टमर है तो कम टाइम के लिए एसटीपी कीजिए, और अगर कंजर्वेटिव है तो ज्यादा टाइम के लिए एसटीपी कीजिए। ऐसा नहीं होता कि आपने एसटीपी किया इसलिए वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे, लेकिन थोड़ा एक बफर मिलता है कि आपने डाला तुरंत मार्केट गिर गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जहां तक आपका टारगेट का सवाल है, आप जो 9 लाख डाले हैं आज की तारीख में लमसम में, वो 9 लाख को आप 15 ईयर्स तक बने रहेंगे, मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स में बने रहेंगे, तो नियरली 49.26 बन जाएगा। और यही अगर आप 7 साल और टाइम दे दे उसको, तो वो सिर्फ आपका 1 करोड़ का जो टारगेट है वो सिर्फ आपके जो लमसम से बन जाएगा। आप एसआईपी ऐड करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपका बनेगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। और पहले तो 2 फंड्स आपको बताए भी गए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। रही बात आपके गोल की, तो आप गोल के नजदीक तो पहुंचेंगे ही। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको थोड़ा जो एक्सपोजर है वो मिड कैप में कम करने की जरूरत है। निपॉन मल्टी कैप एक ऐसा फंड है जहां पर और लमसम आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको बताई गई हैं, इन बातों को नोट कीजिए, बदलाव कीजिए। लेकिन आप पूछ रहे थे प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स। प्रतिभा जी बताइए कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? हाइब्रिड कैटेगरी में व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड ऑल टाइम हाइज जब होता है तो इट्स ऑलवेज अ गुड कैटेगरी टू बी इन। मल्टी कैप फंड में निपॉन मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड। और जैसे मैंने बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी वाले सारे फंड्स हैं जहां पे फंड मैनेजर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मिड कैप में जाए, लार्ज कैप में जाए। वो कितना यूज करते हो अलग बात है, लेकिन ये मेरे टॉप 4 फंड्स हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड, निपॉन मल्टी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड, ये 4 फंड्स रेकमेंड किए हैं प्रतिभा जी ने। इन चारों फंड्स के साथ मिलाकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बिल्डिंग की भी आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कोई कैटेगरी मिसिंग है तो यहाँ से पिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए टॉप 4 फंड्स प्रतिभा जी की तरफ से। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा जी शो में आने के लिए और सभी व्यूअर्स की उलझनों को सुलझाने के लिए और मिड कैप्स पर खास चर्चा करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।